की हेडलाइंस। अब बात करते हैं एजेंडों पर। और जैसा कि हमने बताया, ये तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उसकी जमीनी हालत को लेने के लिए हमारे दो विशेष सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और हमारे सहयोगी निखिल। तो उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा अब वहां की राजनीति के केंद्र में है और आरोप और प्रत्यारोप के बीच हर दल, हर पक्ष अपना नैरेटिव गढ़ रहा है। तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता निखिल सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के चुनावी रण में अब सियासी दलों ने महिला आरक्षण को लेकर एक नया शंखनाद किया है। प्रतिनिधित्व, परिसीमन और 33% भागीदारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हैं। कोई इसे दक्षिण के अधिकारों के साथ जोड़ रहा है तो कोई इसे महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों के लिए ऐतिहासिक अवसर बता रहा है। लेकिन ये पूरी बहस चुनावी बयार को किस तरफ मोड़ेगी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चुनावी सभाओं में डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन संसद के विशेष सत्र और डीलिमिटेशन का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। स्टालिन का कहना है कि परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को नुकसान हो सकता है। डीएमके सांसद कनिमोझी भी इसे राज्य बनाम केंद्र का मुद्दा बना रही है और लोगों से अपील कर रही है कि डीएमके और सेक्युलर फ्रंट की जीत केंद्र की राजनीति को प्रभावित करेगी। People want the DMK government to come back to power, and every year people have realized that they've got many schemes and a lot of development during 5 years. A lot of investments have come. वहीं AIADMK नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार EPS पलानीस्वामी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि डीलिमिटेशन से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। மக்களுடைய கருத்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அகற்றப்பட வேண்டும், மீண்டும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய பொற்கால ஆட்சி தமிழகத்தில் அமைய வேண்டும், இதுதான் மக்களுடைய எண்ணம்। 16 से 18 अप्रैल के बीच प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र को लेकर भी सियासत गर्म है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। இன்றைய 543 மக்களவை தொகுதி எண்ணிக்கையை 816ஆக 50% கூட்ட வேண்டும் என்றால் அரசியல் சாசனத்தை திருத்த வேண்டும். Way of cheating the public. If you get 2 seats more, they will say from for 39, Tamil Nadu is getting 8 seats more. But how many seats they are giving to Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar? What will be the fate of southern states? So they don't want women reservation. You tell me how many out of 27 candidates we have fielded 5 candidates, women, in DMK. So they don't want women reservation. They don't want to empower women. सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आगे की कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। जानकार मानते हैं कि यह कानून 2029 के आम चुनाव तक लागू हो सकता है। सीटों की संख्या बढ़कर करीब 816 तक पहुंच सकती है, जिनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, लोग झूठ फैला रहे हैं कि जनसंख्या कम हो रही है तो सीटें कम हो जाएगी। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए। और दूसरा, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान नहीं होगा। सभी दलों से इस सहयोग की अपील भी की है। हालांकि विपक्ष इसे अलग तरीके से पेश कर रहा है।
राहुल गांधी के जिसकी जितनी आबादी उतना हक के नारे के बीच इस मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन भी बड़ा है। फिलहाल महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन का मुद्दा तमिलनाडु चुनाव में बड़ा सियासी हथियार बन चुका है। अब देखना होगा कि जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करती है। तो तमिलनाडु से आपने ये जमीनी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की कि महिला आरक्षण का मुद्दा, परिसीमन का मुद्दा, क्या वहां डीएमके जोर शोर से जो उठा रही है उसके पीछे ये मकसद है कि बाकी मुद्दों से लोगों का, मतदाताओं का ध्यान हटाया जाए। सीधे इस समय जुड़ते हैं वहीं पर मौजूद हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी से, जो चेन्नई से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या समझा जाए इसके पीछे? क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार यह साफ किया गया कि परिसीमन में कहीं से भी दक्षिणी राज्यों का कोई नुकसान नहीं होगा, अनुपात के आधार पर वहां पर सीटें बढ़ाई जाएंगी। उसके बावजूद डीएमके को इस मुद्दे को हवा देना, क्या इसके पीछे मकसद वही है कि जो नॉन परफॉर्मेंस का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसे कहीं ना कहीं किनारे किया जाए इसके जरिए? लाल जी, मैं यहाँ तमिलनाडु में देख रहा हूँ, खास करके चेन्नई के इस पॉलिटिक्स में जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो डीएमके का पूरा चुनावी अभियान सेंटर वर्सेस स्टेट का है। आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में जब डीएमके के चीफ स्टालिन साहब, मुख्यमंत्री ने जब अपनी कैंपेनिंग की शुरुआत की थी तो उन्होंने दिल्ली बनाम तमिलनाडु का मुद्दा बनाया था जी। तो जाहिर सी बात है कि जब वो तमिलनाडु बनाम दिल्ली का मुद्दा बनाते हैं तो आज कल जो उन्होंने अपना फेसबुक पोस्ट करते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो भी डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के बात को लेकर सेंटर को घेरने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ साथ पूरे दक्षिण भारत का मुद्दा उठाते हैं। वो दक्षिण भारत का मुद्दा उठाते हैं, उसमें केरल भी है, कर्नाटक भी है, आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है। जो उनका मानना है कि अगर ये संख्या के हिसाब से पार्लियामेंट में ये डिलिमिटेशन का ये बिल पास होता है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दक्षिण के राज्यों का होगा, जो संविधान के हिसाब से जो दक्षिण के राज्यों का एक फेडरल स्ट्रक्चर में उनकी हिस्सेदारी है, उसको कहीं ना कहीं से उसके खिलाफ में एक साजिश है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरे जो भ्रम की सियासत है और इस भ्रम की सियासत को लेके सेंटर वर्सेस स्टेट को लेके जब अभी स्टालिन का पूरा चुनावी जो पूरा अभियान है वो केंद्रित है, तो सवाल है कि ये स्टेट का इलेक्शन सिर्फ सेंटर वर्सेस स्टेट पे लड़ा जाएगा या 5 साल के उनके स्टेट में भी कुछ किया गया है जी। तो अब जब आपने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये बाइट आपने सुनाया था, साउंड बाइट, जो पिछले दिनों केरल विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्होंने साफ किया था कि दक्षिण के किसी भी राज्यों को सिर्फ जनसंख्या उन्होंने कम किया है और उस पर अच्छा काम किया है, तो उनके कारण उनको कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पार्लियामेंट में 16 तारीख से जो शुरू होने वाला ये स्पेशल सेशन है, लाल जी, ये इस बात का जरूर ध्यान रखेगा कि जिन राज्यों में प्रोपोर्शनेट में जो आबादी नहीं बढ़ी है तो शायद उनको इस आबादी के तुलना में नहीं रखा जाएगा। उसके साथ में उनके लिए एक नया विकल्प, उसकी सीटें जितनी महिलाओं को रिजर्व किया जाएगा उतनी सीटें कम से कम बढ़ेगी। ये चर्चा तो कम से कम इसे डिबेट में होना है, लेकिन ये डिबेट से पहले जो भूमिका स्टालिन बना रहे हैं, तो बीजेपी का ये आरोप सही है कि शायद उनके पास कोई कुछ कहने के लिए नहीं है। जो डिलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और अगर वो अपना काम कर रहा है और स्टालिन उस पर सवाल उठा रहे हैं तो माना जाएगा कि उन्होंने भी एक संवैधानिक संस्थाओं के जो अपना काम है उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। लाल जी, बिल्कुल। हमारे संवाददाता निखिल वे जुड़ गए, जिसकी आपने रिपोर्ट देखी अभी, जिनकी विशेष रिपोर्ट वहां से। निखिल, जिस तरह से वहां पर मुद्दे उठा रहे हैं, देखिए मुद्दा जब डीएमके इसको उठा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जवाब एआईएडीएमके की अगुवाई वाला एनडीए भी दे रहा है। एनडीए इस मुद्दे पर किस तरह से डीएमके को जवाब दे रही है वहां पर तमिलनाडु में? क्या एनडीए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही हैं कि किसी भी तरह से तमिलनाडु समेत किसी दक्षिणी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा, उनका काउंटर मोटे तौर पर यही है? बिल्कुल यही काउंटर है और ये काउंटर कोई पहली बार ऐसा नहीं आया है, ये बार बार कहा जा रहा है। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया और उसको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि अगर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और एक सीट
क्योंकि वो बार बार यूपी से जो कंपेयर करते हैं, अगर एक सीट पौंडीचेरी की भी जोड़ ली जाए तो 40 सीटें लोकसभा की हो जाती हैं। अगर इसमें 33% के हिसाब से बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़कर 60 हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, ये बढ़कर 120 हो जाएंगी। आज 40 का 2 गुना 80 बनता है, तब 60 का 2 गुना जो है वो 120 बनेगा। तो प्रोपोर्शन में कहीं कोई अंतर नहीं होने जा रहा है। जनसंख्या को कम करने के लिए जिन राज्यों ने काम किया है उनके एफर्ट्स किसी भी तरह से उनको दरकिनार नहीं किया जाएगा और वो इस लिहाज से नहीं होगा। और उसके बाद फिर जो बढ़ी हुई सीटें हैं उनमें महिला आरक्षण दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल बार बार साफ तौर पर कही जा रही है। और शुरू में अगर आपको याद होगा तो जब ये मामला सामने आया था तो डीएमके की तरफ से भी ये कहा गया था कि हाँ, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में ये जो एक के बाद एक दरअसल मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं, और चाहे वो सनातन विरोध का मुद्दा हो, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ ये वाला मुद्दा हो, डिलिमिटेशन का, ये सारे मुद्दों पर बार बार बात करके कहीं ना कहीं मैं फिर उसी बात पर आता हूं कि विकास की बात करने के लिए, दूसरी जो चीज़ें हैं योजनाओं पर बात करने के लिए, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पर बात करने के लिए, ये चीज़ें फिर आप कहीं ना कहीं लोगों के पास बहुत दूसरी डिबेट्स चालू कर देते हैं और कई बार लोग उसमें उलझ कर भी रह जाते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा उन्होंने शुरू भी कर दिया जिसको वो बार बार कहते हैं कि दिल्ली बनाम तमिलनाडु या केंद्र बनाम राज्य। जबकि अगर देखा जाए तो केंद्र बनाम राज्य जैसी चीज अगर होती, क्योंकि एनडीए के लोग तो बार बार इस बात को दावा कर रहे हैं कि 3 गुना कम से कम फाइनेंशियल एड्स या जो असिस्टेंस राज्य सरकार की राज्यों को दी जाती है वो एनडीए के शासनकाल में यूपीए की तुलना में ज्यादा दी गई हैं। यूपीए के शासनकाल में वो 10 वर्ष 2004 से 2014 के बीच में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई थी और यूपीए में 2014 से 2024 तक ये 5 लाख करोड़ है। रेलवे की योजनाएं 7 गुना ज्यादा असिस्टेंस मिला है। इसी तरह से जो दूसरी तमाम जो एक फहरिस्त है उसमें बताती है कि केंद्र सरकार लगातार इनको असिस्ट करती रही है और लगातार जो योजनाएं हैं वो इनको मिलती रही हैं। बावजूद उस पर अगर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो ये शायद राजनीति से प्रेरित लगता है। आपकी रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ डेटा हम देख रहे थे और टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। बाकी मुद्दों से तो ध्यान डाइवर्ट कर ही रही है स्टालिन सरकार, लेकिन जो डेटा बता रहा है महिलाओं के प्रति तमिलनाडु में अपराध वगैरह का डेटा, वो भी दिखा रहा है कि महिलाओं के असली मुद्दे से भी स्टालिन सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है क्या? लालचंद, ये सवाल मुझसे है? हाँ, आप ही से सवाल, आप ही की रिपोर्ट थी, आप ही से इसीलिए सवाल किया। जी बिल्कुल, महिलाओं का एक मुद्दा है और महिलाओं को मुद्दा बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हमने कई जगहों पर बात भी की तो महिलाओं का ये कहना है कि महिला सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। उनको कहना है, महिलाओं का जो यहाँ पर जो महिलाएं थी जिनसे मैंने बात की, उनका कहना था कि हम अभी तक समझते थे कि नॉर्थ इंडिया में महिलाएं असुरक्षित हैं और हम कम से कम इस मामले में एक लीड हम लेते थे कि सदर्न इंडिया में, खासतौर पर तमिलनाडु में महिलाओं के साथ में कोई अत्याचार नहीं। लेकिन इस मामले में स्टालिन की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हमको निराश किया है और इस पर ज्यादा काम होना चाहिए। उनका कहना है कि जब अब इलेक्शन का टाइम आ गया है तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुलिसिंग हो रही है, पुलिस पिकेट्स बनाए जा रहे हैं, पुलिस को हम देख पा रहे हैं सड़कों पर। लेकिन क्या ये इलेक्शंस बीत जाने के बाद भी होगा या ये इलेक्शंस शुरू होने के इस दौर से पहले क्यों नहीं था जब बार बार महिलाएं इसको लेकर के कह रही थी? तो ये सेंटिमेंट्स तो निश्चित तौर पर राज्य में हावी हैं और चुनाव में किस करवट बैठेंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है लालचंद की जो चुनाव है वो तो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ गवर्न होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जुड़ने के लिए, और विनोद जी अभी जुड़े रहिएगा क्योंकि इसका राष्ट्रीय संदर्भ जो है महिला आरक्षण विधेयक का, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए विनोद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें मैं ये जोड़ रहा हूं कि ये अभी जो इलेक्शन के स्ट्रेटेजी, सब पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। उस स्ट्रेटेजी में अगर 5 साल का स्टालिन के अपने गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने फिलहाल रोकना चाहूंगा, इस समय पश्चिम बंगाल के वीरभूम में प्रधानमंत्री की चुनावी जनसभा हो रही है, सीधे चल